हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहें तो मेरा नाम सूरज कुमार है। मैंने पॉलिटिकल साइंस से एमए और बीएड, साथ में मैंने सीसेट क्वालिफाइड भी हूँ और कृष्णा पाथवे कोचिंग के नाम से मेरा खुद का कोचिंग संस्था भी चलता है। इस क्षेत्र में लगभग 4 से 5 वर्षों का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस हो रह चुका है। अगर आज के विषय की बात करें, आज के टॉपिक की बात करें, तो आज का हमारा टॉपिक है जो लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। ठीक है, इससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस प्लेलिस्ट में जाकर आप पहला चैप्टर और सेकंड चैप्टर का वीडियो आप देख सकते हैं, जो कि विस्तार से पढ़ाया गया है। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी एवं सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, इन दोनों चैप्टर को विस्तार से पूरी तरह से पढ़ाया गया है और काफ़ी बच्चे इसे क्या किए गए हैं, इसे पसंद भी किए हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ पहले उस चीज़ को देख लीजिए, तब आपको समझ में आने वाला है कि लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा का तात्पर्य क्या होता है। चलिए हम लोग समझते हैं लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा किस प्रकार से होता है। लोकतंत्र हम लोग जो कि पिछले कक्षाओं में हम लोग समझ चुके हैं लोकतंत्र क्या होता है। और अब प्रतिस्पर्धा की बात की जाए तो आपको पता होगा प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है दो लोगों के बीच, दो पार्टियों के बीच क्या होता है, संघर्ष। ठीक है, कंपटीशन जिसे हम प्रतिस्पर्धा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे है प्रतिस्पर्धा एवं जन संघर्ष। प्रतिस्पर्धा का मतलब मैंने बता दिया, प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन और जन संघर्ष का मतलब होता है कि जनता के बीच में संघर्ष। ठीक है, लोगों के बीच में संघर्ष किस प्रकार से आज के बेरोजगारी में हो रही है, ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। आगे अगर हम देखें तो आगे है लोकतंत्र के विकास में प्रतिस्पर्धा और जन संघर्ष का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बिल्कुल रहा है। लोकतंत्र में मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा का, लोकतंत्र में जनता का बिल्कुल सीधे डायरेक्ट प्रभाव रहा है। ठीक है, जब शासक और शासन में भागीदारी चाहने वाले जनता के बीच संघर्ष होने लगता है तो ऐसी स्थिति में ही लोकतंत्र का विकास होता है, लोकतंत्र मजबूत होते हैं और उसका विकास होता है। ठीक है, आगे अगर बात करें तो आगे है लोकतंत्र में संघर्षों का साधन जनता की व्यापक लामबंदी के सहारे ही संभव है। ठीक है, लोकतंत्र में जो संघर्ष होते हैं वो किनके सहारे होते हैं, तो जनता के सहारे होते हैं। जब जनता लामबंद होकर संघर्ष करती है तो संघर्ष का समाधान भी दोनों स्थिति में जनता ही करती है। ठीक है, अब देखें आगे तो लोकतंत्र व्यवस्था में दो संगठन भूमिका निभाते हैं। ठीक है, दो संगठन लोकतंत्र में भूमिका निभाते हैं। कैसे समझते हैं इसको, थोड़ा हम लोग इसको काट दीजिएगा, ये थोड़ा गलत हो गया है। लोकतंत्र में व्यवस्था में दो क्या करते हैं, संगठन भूमिका निभाते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष भागीदारी का तरीका या परंपरागत तरीका, दो तरीका है, या तो प्रत्यक्ष या फिर परंपरागत। ठीक है, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, परंपरागत मतलब प्राचीन, या फिर हम कह सकते हैं आपको वो प्राचीन के हम लोग कह सकते हैं। प्रत्यक्ष भागीदारी का तरीका देखते हैं। अप्रत्यक्ष भागीदारी का तरीका, प्रत्यक्ष भागीदारी का तरीका या परंपरागत तरीका लोकतंत्र के किसी निर्णय प्रभावी करने का जाना जाता है। ठीक है, पहचाना जाता है। इसके अंतर्गत राजनीतिक दल का निर्माण होता है, अर्थात राजनीतिक दल के माध्यम से ही चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया जाता है। किसके अंतर्गत, प्रत्यक्ष भागीदारी के अंतर्गत। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से समझिएगा। ठीक है,
सरकार का निर्माण होता है। यही चुनाव प्रक्रिया में भाग लेकर लोकतंत्र को प्रभावित करते हैं तथा का प्रत्यक्ष तरीका है। ठीक है, जब पार्टी का निर्माण होता है, जब संगठन का निर्माण होता है, तो यह क्या करती है, चुनाव लड़ती है लोकतंत्र में, और यह सरकार का निर्माण कर क्या करती है, लोकतंत्र को प्रभावित करती है। चलिए आगे अगर हम देखें, जब लोकतंत्र में निर्णयों को लोग राजनीतिक संगठनों से अलग होकर उसे प्रभावित करने का प्रयास करते हैं तो यह अप्रत्यक्ष भागीदारी कहलाया। ठीक है, प्रत्यक्ष जब आप शासन या में रहते हैं, जब राजनीतिक में आप रहकर आप लोकतंत्र को प्रभावित करना चाहते हैं, लेकिन जब आप मतलब किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं, आप ऐसे ही मतलब करना चाहते हैं, अकेला करना चाहते हो, तो यह अप्रत्यक्ष रूप से हो गया ये। ठीक है, जन संघर्ष या आंदोलन कहा जाता है जिसे। लोकतंत्र में जन संघर्ष की भूमिका भारत स्वतंत्रता से पहले हुए जन संघर्ष या आंदोलन के केवल स्वतंत्रता के लिए ही नहीं थे, बल्कि लोकतंत्र की स्थापना के लिए भी थे। ठीक है, क्या कह रहा है, थोड़ा यहाँ समझेंगे कि लोकतंत्र में जन संघर्ष जो थे, जो जन संघर्ष की भूमिका थी, वह भारत में सिर्फ स्वतंत्रता के लिए से पहले जन संघर्ष या आंदोलन केवल स्वतंत्रता के लिए ही नहीं थी, बल्कि लोकतंत्र की स्थापना के लिए भी थे। 26 जनवरी 1950 को भारत ने जब गणतांत्रिक संविधान को अपनाया, तब से ही भारत में लोकतांत्रिक नींव रखी गई और इस सब से यह समृद्ध हुआ। ठीक है, जन संघर्ष द्वारा लोकतंत्र का विकास, लोकतंत्र में निर्णय एवं फैसले आम सहमति के लिए जाते थे। यदि सरकार निर्णयों एवं फैसलों में लोगों के विचार का नज़रअंदाज करती है तो ऐसे में जनता क्या करती है, जनता ऐसे निर्णयों एवं फैसलों के खिलाफ जन संघर्ष करती है, आंदोलन करती है। आप लोगों को पता होगा NRC, इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा हमारे देश में आंदोलन हुए थे। फिर आपको यह भी पता होगा कृषि बिल, इस पे भी सरकार के द्वारा यह कानून बनाया गया था, यह नियम बनाया गया था, तो इस पे भी लोगों ने, इस पे भी किसानों ने बहुत दिनों तक क्या किया था, आंदोलन किया था। ठीक है, अगर आगे देखें हम लोग तो जन संघर्ष सरकार को तानाशाह होने से रोकता है। जन संघर्ष क्या करता है, मतलब समय समय पर आप आंदोलन करते हैं, आप सरकार का विरोध करते हैं, तो सरकार क्या करती है, ताना होने से बचती है, तानाशाह होने से बचती है। सरकार यह देखती है कि जनता जागरूक है और अगर हम कोई गलत कदम उठाते हैं तो जनता इसका क्या करेगी, विरोध कर सकती है। ठीक है, जन संघर्ष अक्सर सरकार के विरुद्ध होता है। बिल्कुल, जन संघर्ष क्यों होगा, सरकार के विरुद्ध ही तो होगा। कभी कभी तो जन संघर्ष में विधायिका जैसी सरकार की समस्या भी शामिल हो जाती है, वह सरकार बदलने के समक्ष होती है। कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि सरकार गिरने की स्थिति में रहती है। ठीक है, आगे हम लोग देखें तो आगे कि क्या है कि जन संघर्ष ने नए नए राजनीतिक संगठनों का निर्माण किया है। जन संघर्ष के पहले लामबंदी की प्रक्रिया शुरू होती है। यह लामबंदी जन संघर्ष के द्वारा या उसके बाद दबाव समूह, हित समूह और आंदोलनकारी समूह राजनीतिक दल में बदल जाते हैं, जो राजनीतिक संगठन के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, इस बात को समझिएगा थोड़ा। देखिए, मानकर चलिए कोई व्यक्ति है या फिर कुछ लोग हैं, ठीक है, ये सरकार के विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं। मानकर चलिए बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है। ठीक है, सरकारी अफसर लोग हैं जो अपने क्या कर सकते हैं, अपने वेतन में बढ़ाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उनको वेतन कई महीनों से नहीं मिल रहा है तो आंदोलन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो यह क्या है, यह अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, राजनीतिक पार्टी नहीं है। यह क्या है, यह एक जॉब करने वाले, कार्य करने वाले व्यक्ति हैं
जिनका क्या हो रहा है, जिनका मांग पूरा नहीं हो रहा है काफ़ी दिनों से, तो यह सरकार के खिलाफ क्या करने लगे, आंदोलन करने लगे। इसमें काफ़ी आंदोलन होने के बाद क्या होता है, कुछ जो राजनीतिक चेतना के लोग रहते हैं वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं, वो भी इस आंदोलन का क्या करने लगते हैं, फ़ायदा उठाने लगते हैं। और फिर इन लोगों को बहला फुसला कर, इन लोगों को समझा कर क्या करने लगते हैं, अपने पार्टी का निर्माण कर लेते हैं, या फिर इन लोगों को समझा कर सरकार के खिलाफ और ज़्यादा से ज़्यादा नारा लगवाते हैं। ये सब कारण है, ठीक है, जनसंघर्ष का। आगे चलते हैं तो आगे देखते हैं, जनसंघर्ष से राजनीतिक चेतना आती है, ठीक है। जो मैंने बताया जनसंघर्ष से क्या आती है, राजनीतिक चेतना आती है। बताया ना अभी कि राजनीतिक पार्टियां कोई बीच में आ जाती हैं, कोई राजनीतिक चेतना के लोग आ जाते हैं और फिर इन सबको क्या करने लगते हैं, राजनीति के खिलाफ भड़काने लगते हैं। फिर ये लोग भी सोचते हैं कि हम लोग को सिस्टम में जाना चाहिए, हम लोग को प्रशासन में जाना चाहिए, और ये भी लोग भी फिर क्या करने लगते हैं, राजनीति का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। जनसंघर्ष के दौरान न केवल सरकार पर दबाव बनाया जाता है, बल्कि लोगों को उनके अधिकार एवं सरकार के निर्णय एवं फैसले से भी अवगत कराया जाता है, जिससे लोग में राजनीतिक चेतना का विकास होता है, ठीक है। अगर जनसंघर्ष नहीं होंगे तो किसी भी व्यक्ति को पता नहीं चलेगा कि हमारे शासन प्रशासन में क्या चल रहा है, हमारे सरकार क्या कर रही है। इसलिए जनसंघर्ष होना भी एक लोकतांत्रिक देश में आवश्यक माना जाता है, ठीक है। अब है इम्पोर्टेंट है, जो बिहार के खासकर छात्र हैं उनके लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बिहार छात्र आंदोलन पूछ सकता है बाबू। बिहार का छात्र आंदोलन तत्कालिक सरकार विरुद्ध विशुद्ध छात्रों का जनसंघर्ष था, जो बाद में राजनीतिक हो गया। देखो मैंने अभी तुरंत ऊपर आपको बताया कि पहले यह अप्रत्यक्ष रहता है, लेकिन धीरे धीरे जब इसका यह क्या होने लगता है, ज़्यादा विशाल आंदोलन होने लगता है, तो कुछ राजनीतिक पार्टियां इसका फ़ायदा उठाने के लिए इनका सहयोग करने लगती हैं, और यह फिर क्या हो जाता है, एक राजनीतिक आंदोलन हो जाता है लोग, ठीक है। उसके बाद क्या है, यह आंदोलन लोकतंत्र का पुनर्स्थापित करने के में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति का मुख्य उद्देश्य था सच्चे लोकतांत्रिक की स्थापना करना, ठीक है। आपसे अगर पूछा जाए जयप्रकाश नारायण के बारे में, तो ये बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं जो हमारे बिहार में ही बिहार के हैं, और हमारे बिहार को गौरवान्वित करने वाले एक व्यक्ति हैं। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले यह व्यक्ति हैं, ठीक है। इनका क्या उद्देश्य था, सच्चे लोकतांत्रिक का स्थापना करना। यह आंदोलन सर्वप्रथम बिहार में छात्रों के द्वारा प्रारंभ हुआ था, इसलिए इससे आंदोलन को बिहार का छात्र आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। लोकतांत्रिक देश में जनसंघर्ष एवं आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, एवं जिससे कोई भी लोकतांत्रिक सरकार अनदेखी नहीं कर सकती है। अगर अनदेखी करेगी सरकार तो मान कर चलिए 1 महीना हो, 2 महीना हो, 3 महीना हो, उस सरकार की सत्ता, उस सरकार की कुर्सी जाने वाली है, ठीक है। वो तानाशाह सरकार है, वो जनता की नहीं सुन रही है। जो जनता ने उन्हें उस गद्दी पे बैठाया है, उस कुर्सी पे बैठाया है, वह योग्य नहीं है। उन्हें कौन बैठाया है, हम और आप उन्हें विश्वास कर कर वहाँ भेजे हैं कि आप मेरा क्या करेंगे, विकास करेंगे, आप क्या करेंगे, आज हमारे राज्य का, आप हमारे देश का विकास करेंगे। लेकिन वो वहाँ जाने के बाद वह खुद का संपत्ति समझने लगते हैं, वो अपने आप को राजा समझने लगते हैं। यह हो जाता है तानाशाह, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए रहा है, इसलिए आज के लिए इतना ही। कल हम लोग आगे पढ़ेंगे चिपको आंदोलन और भी कई चीज़, मुख्य बातें जो आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगी, ठीक है। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। किसी भी भाई बहन को समझ में ना आए तो वीडियो ज़रूर एक बार कमेंट कर देना वीडियो को,
का PDF आपको कल मिल जाएगा, जब चैप्टर यह पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम सबको पढ़ना है, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा अगर बड़ा हो जाएगा तो फिर आपको भी पढ़ने में प्रॉब्लम होगा। आप भी, कोई बच्चा अभी हमको पता है कि नहीं बैठ पाता है आधा आधा घंटा, एक एक घंटा, इसलिए मैं वीडियो छोटा थोड़ा बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन बनाने के लिए चाहूँ तो एक ही दिन में सब खत्म हो जाए। ठीक है, तो अभी कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से ईयरफोन लगाइए, खाना बनाइए, कुछ भी कीजिए, कहीं भी कहिए तो ईयरफोन लगाकर आप एक बार इसे सुनते रहिए, इसे देखते रहिए। ठीक है, PDF तो मैं दे ही रहा हूँ आप सभी को, तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत। ठीक है, आराम से तैयारी कीजिए, इस बार आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे मार्क्स से निकलने वाला है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।